हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर 434 रन से जो है मैच जीत चुके हैं यार। तीसरा मैच राजकोट के अंदर, और जिस तरीके से इंडिया का पूरे मैच के अंदर कमबैक रहा है, कमेंडेबल आप कह सकते हो। बेन डकेट के सबसे पहले अगर हम बात करें, 153 रन आए थे भाई के, धागे खोल के रख दिए। और आज आज मतलब जो 48 घंटे के अंदर मैच पलटा है ना, जो रूट ने जो वो रिवर्स स्कूप, वो रैम्प शॉट जो खेलने गए, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कर गया इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार एट द एंड उस पोजीशन पे 207 समथिंग पे था इंग्लैंड, और लीड 200 समथिंग की बची थी। और कहीं ना कहीं मौका था एक फ्लैट डेक के ऊपर कि यार इतने रन लगा दो ऊपर से कि सामने वाली टीम के लिए मौका ही ना बचे। और वहां पर जिस तरीके से अगर हम देखें, बेन स्टोक्स के भी रन नहीं आ रहे, जो रूट उल्टे उल्टे सीधे शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनिंग के अंदर बात करें तो जो रूट एक बार फिर से स्वीप शॉट खेलने के लिए गए। इंग्लैंड के एक फैन है यार, उन्होंने ऑब्वियसली जो फैन का स्टैंड होता है वहां पर बैठे थे, वहां पर लगा रखा था उन्होंने पोस्टर, जिसमें वो कह रहे थे कि वी वांट टू सी जो रूट स्कोरिंग 200, मतलब जो रूट क्या 200 देखना चाहते थे। और लेकिन यार जो रूट की जिस तरीके से पूरी सीरीज में 6 इनिंग्स के अंदर परफॉर्मेंस रही है, मुझे नहीं लगता है इंग्लैंड ने सोचा होगा कि उसका इतना बड़ा टॉप बैटर जो है, टॉप क्लास बैटर है यार। जो रूट कंडीशन मैटर नहीं करती जो रूट जैसे बैटर के पास, लेकिन जब आपके साथ माइंडसेट में दिक्कत आ जाती है तो बड़े से बड़ा बैटर चाहे पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें विराट के साथ, वो 3 साल का जो दौर रहा जहां पर विराट ऑब्वियसली फॉर्म में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और उसी तरीके से इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो जो रूट के रन्स, एक तो वो तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन कि वो अपने नेचुरलिटी में आके खेले। कुछ ना मतलब जब भी जो रूट आ रहे होते हैं तो पिछले 2 से 3 इनिंग में, स्पेशली अगर मैं बात करूं पिछले वाली मैच की अगर हम बात करें, जो कि वाइजैक में हुआ था, तो वहां पर भी अश्विन को जैसे आए, अश्विन को रिवर्स स्वीप मार दिया, अश्विन हक्का वक्का रह गए। उसके बाद अक्षर पटेल को एक निकल के मार दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, छक्के चौके मिल गए, एक ओके सॉर्ट ऑफ स्टार्ट मिल गया। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंस ना आना कि यार मैं अपने डिफेंस को ट्रस्ट नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रूट जो है वो कहीं ना कहीं अपने डिफेंस को उस तरीके से ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, ब्रेंडन मैकलम अब बैठे हुए हैं वहां पर, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड इस बड़ी हार के बाद इस सीरीज के अंदर थोड़ा पीछे तो हटेगा भाई। 434 रन की हार, अश्विन नहीं है भाई, अश्विन मैच से चले गए और एक पूरा दिन अश्विन के बिना खेला, जहां पर इंडिया ने कमबैक रचा है। मेन जो कमबैक हुआ वो तो कल हुआ है, आज तो हमारे पास एक स्टेज पूरा सेट था। लेकिन कल इंग्लैंड जब आई भाई, इंग्लैंड ऊपर चढ़ी हुई थी, ये एक्सेप्ट करने वाला फैक्टर। उसके बाद जिस तरीके से मतलब सारा बॉलिंग ग्रुप इकट्ठा हुआ है यार, कुलदीप यादव ने भी जो एलबीडब्ल्यू कराया बेन स्टोक्स को, तो पता चल रहा है कि यार इंडिया के लिए जो विक्ट्री थी वो आई है एज अ टीम जब हम जेलिन होकर खेले। अच्छी विकेट्स अगर हम दे रहे हैं यार इंडिया के अंदर, तो भी हम जीत निकाल रहे हैं। अब कोई जो इंग्लैंड के अंदर बैठ के रोने वाले हैं कि यार इंडिया के अंदर जो है पिचेस बड़ी जो टर्निंग मिलती है। अच्छा, नासिर हुसैन सर कह रहे थे सीरीज से पहले कि यार इंडिया ने अगर वो वाली पिचेस दी ना, वो जो टर्निंग ट्रैक देते हैं, तुम लोग खुद ही फंस जाओगे। ठीक है, फर्स्ट मैच में फंस भी गए, मैं मानता हूँ। हालांकि हैदराबाद की भी जो विकेट थी उतनी टर्निंग विकेट नहीं थी, लेकिन अच्छा खासा ब्रेक हुआ वहां पर टॉम हार्टली का बॉल, और टॉम हार्टली को वहां पर खेलना मुश्किल हो रहा था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरी सीरीज जिस तरीके से चल रही है यार, बड़ी एक्साइटिंग है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप देखना चाहते हो कि फीयरलेस क्रिकेट देखने के लिए मिले। यशस्वी जायसवाल यार एक ओवर में एंडरसन जैसा बॉलर जो कि 700 विकेट लेने वाला है, जिसकी बॉलिंग पे लोग घबराते हैं यार कहाँ से आगे पढ़कर जो है, कभी फ्लिकर ऑफ द रिस्ट, तो कभी सीम पोजीशन काफी अच्छी है, कभी पढ़ के अंदर आ गई तो कभी पढ़ के बाहर चली गई। वो स्नेक टाइप बनाना स्विंग आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें जेम्स एंडरसन के साथ, उस बंदे को, चलो वो चीज भी आपको फैक्टर इन करनी पड़ेगी कि जेम्स एंडरसन अभी वो जेम्स एंडरसन नहीं है, लेकिन यार स्टिल यशस्वी जायसवाल भी कोई बहुत बड़ा बैटर नहीं बना है, तो उसके सामने और लगातार 200। अब ये लगा लो उस बंदे के अंदर, उसको पता है कि मैं जब रन कर रहा हूँ ना। वीरेंद्र सहवाग ने स्टोरी लगाई थी अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि यार मतलब स्पिनर्स को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ना, वैसे ही ट्रीट कर। जरा सी उस बंदे के पाले में बॉल पड़ती है यार, उसका बैकलिफ्ट इतना ऊपर से आता है, ठीक है, बेस कोर उसका स्ट्रांग है। ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा जाता है, ये प्रॉपर स्ट्रांग एरिया है। तो जब आपका कोर स्ट्रांग है, ऊपर से आप स्ट्रांग हो, तो वहां से पावर जनरेट आप कर पाते हो। तो वो चीज यशस्वी जायसवाल की बैटिंग में देखने के लिए मिली है, हंगर देखने के लिए मिली है। कहाँ यार वो बंदा, वो मैदान में रहता था, टेंट में परेशान कर, मतलब लोग उसे पर्टिकुलरली मारते थे भाई। वो मार पीट खा खा के, रगड़ा खा के आया है यहाँ तक, तो उसे पता है कि वो टफ बंदा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि मुश्किल जिंदगी गुजार के आया है, इस वजह से अब यहाँ पर इस स्टेज पे भी आके वो अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहा है।
यशस्वी जायसवाल का ओवरऑल अगर हम करियर अब तक का टेस्ट क्रिकेट का उठा के देखें तो जब भी उसने 100 करे भाई, 176 और रोजियो में अगर हम बात करें वो आया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इसके बाद 209 जस्ट प्रीवियस जो पहला ही दूसरा मैच था उसके अंदर आ गया, उसके बाद अब 214 आ गया। तो यशस्वी जायसवाल फायर पे आ चुका है भाई बिल्कुल। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कितनी बड़ी बात है उस बंदे के लिए यहाँ तक परफॉर्म करना। अंडर 19 में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद आईपीएल में परफॉर्मेंस दी, अब टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, अब वनडे में भी आएगा, T20 खेल रहा है। तो जितने जल्दी उसने मौके ग्रैब करें, बाकी हम देखते हैं जितने भी और कंट्रीज में भी यंगस्टर आते हैं उनके लिए मौके ग्रैब कर कर इतने बड़े स्टेज पे अपना आपको बुलंद करके मतलब दिखाना कि यार लोग जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो भी मतलब इस सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है उसको पता चल रहा है कि यार ये यशस्वी जायसवाल को कोई भी ये नहीं कह रहा भाई। जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये तो लंबी रेस का घोड़ा है, लंबा सर्व करेगा। तो ये चीज़ अगर आपके करियर में इतनी अर्ली जुड़ जाती है तो उससे सिर्फ ये पता चलता है आपके पास टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है। बाकी अगर हम बात करें तो यार शुभमन गिल काफ़ी अनलकी रहा सुबह सुबह। कुलदीप यादव, और यार एक तो ये कुलदीप यादव, उससे पहले जडेजा ने रन आउट करा दिया सरफराज खान को। अच्छा, दोनों के जो पिताजी हैं अगर हम बात करें, नौशाद खान उनके और शुभमन गिल के भी फादर साहब जो है वो आते रहते हैं मैच देखने उनका। तो मैं सोच रहा हूँ यार कहीं ना कहीं उनके मिस कॉल्स, कुलदीप यादव के फ़ोन पे कहीं ना कहीं शुभमन गिल के फादर के मिस कॉल और नौशाद सर के कहीं ना कहीं मिस कॉल चले हुए होंगे रविंद्र जडेजा के फ़ोन पे। जिस तरीके से 69 मिस्ड कॉल्स, तो वो वाला सीन हो रखा पूरा। दोनों भाई मतलब अनलकी रहे। गिल का भी 100 था, सरफराज खान अगर खड़ा रहता तो उसका भी 100 था, 200 था। हमने मतलब ऐसे निकल गए हमारे। फिर जो है अच्छा कुछ शॉट तो कुलदीप ने भी पूरे ब्रायन लारा वाला फील लिया भाई ने, हाई बैक लेफ्ट है, उसके बाद झूलते हुए आ रहा है और मारे उसने भी एक आधा छक्का, एक तो छक्का मारा भाई उसने मिड विकेट की तरफ हार्डली को, वो भी शॉट था यार कमाल भाई। कुलदीप भी मार गया। इस पूरे मैच के अंदर अगर हम देखें यार तो इंग्लैंड के पास अपर हैंड था उसके बाद, लेकिन देखो इंग्लैंड का ये भी था कि वो बोलने के लिए बहुत ज़्यादा चले गए। जब आप बॉल बहुत ज़्यादा देते हो तो परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत आती है और फिर वही हमें देखने के लिए मिला कि परफॉर्मेंस उस तरीके से निकल के नहीं आई। मुंह से बहुत कुछ आया निकल के, ये पिछले टाइम हमने सुना कि यार एंडरसन ने कहा था कि हम 600 भी चेस कर देंगे, 300 350 तो हम 70 रन में चेस कर देते हैं। तो मुंह से बहुत कुछ निकल के आया लेकिन परफॉर्मेंस में कुछ नहीं निकल के आया। जेम्स एंडरसन देखते हैं यार, क्या पता एनी टाइम सून मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के लिए भी वो सोच रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी फील आ रही है कि शायद इस सीरीज में या फिर होम में जो सीरीज होगी अगली कोई भी, आई थिंक अब जेम्स एंडरसन वो रिटायर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है फाइनली। तो वो चीज़ अब आगे देखते हैं। जेम्स एंडरसन एक मैच के बाद तो बुरे नहीं हो गए, या फिर बेसबॉल का पूरा अप्रोच भी अगर आप उठा के देखोगे मुझे नहीं लगता कि यार एक मैच में बुरी परफॉर्मेंस के बाद पूरा जो बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन था या फिर ये जो यूनिट है जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहती है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बताना चाहती है कि सिर्फ एक सेशन में आप टुक टुक करके ही नहीं, आप मार कर भी सर्वाइव कर सकते हो, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं बेसबॉल ने अपनाया है। मुझे नहीं लगता कि एक मैच बुरा हारने से या फिर एक बहुत बड़ी सीरीज जीत जाने से बहुत कुछ सारी चीज़ें प्रूव होती हैं। साइमल्टेनियसली जब आप परफॉर्म करते हो चलते हो तो अब यही इंग्लैंड की बैटिंग अप्रोच थी। जब अगर हम बात करें कहाँ पर वो मैच हुआ था, बर्मिंघम में जो मैच हुआ था 378 रन चेज हो गए थे, तो वो भी एक कमाल की चीज़ है यार। फिर एशेज में भी हमें देखने के लिए मिला कि जिस तरीके से जैक करॉल ने भून के रख दिया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को, तो बढ़िया तेज ब्रिलियंट इनिंग्स भी इसी बेसबॉल अप्रोच से हमें देखने के लिए मिली है। बेन डकेट को ही देख लो यार, फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से उसने 153 लगाया है, जस्ट साले को जरा सा पैर की तरफ बॉल डाल दो, दे स्वीप मतलब मार के परेशान कर दिया भाई इस बंदे ने। फिर नेक्स्ट डे जब आए थोड़ी सी उसके लिए स्ट्रेटेजी बनती कि यार इसको थोड़ा सा ऑफ स्टंप के भारी रखेंगे, थोड़ा सा उसको रीच आउट करने दो, हाइट है नहीं भाई की, तो रीच आउट करने में दिक्कत होती है। तो वहाँ से थोड़ा कुलदीप यादव की वो लूज सी बॉल थी, रीच आउट करने के लिए गया बेन डकेट और आउट हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, जो रूट की अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से जो रूट आउट हुआ है वो तो मतलब मैच खोल दिया। उस टाइम तक हर कोई कह रहा था कि यार रोहित की कप्तानी देख लो, रोहित से कुछ नहीं हो रहा, रोहित से ये नहीं हो रहा। जो रूट वो बंदा आया कि यार मैं कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए करके दूंगा, ये जालिम जो बैटिंग है वो इंडिया को हेल्प नहीं कर रही, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जो रूट जिसने 11,500 रन मारे मैं एक पिक्चर रैम शॉट मारूंगा और इंग्लैंड की पूरी बैटिंग घुसा दूंगा। तो वो स्ट्रेटेजी के साथ आया था जो रूट, और उसके बाद पूरी बैटिंग घुस गई इंग्लैंड की। बैटिंग क्या मतलब इस मैच में फिर इंग्लैंड के लिए कुछ निकल के नहीं आया।
मतलब एक हमारे पास कुछ आया निकल के कि यार मौका हमारे पास आया कि जब जो रूट की विकेट गिरी और उसके बाद तो भाई जो कुलदीप यादव ने बॉल डाली है, क्या ब्रेक हुई है वो पड़ के रॉन्ग वन। उसको कौन है ये, जॉनी बेस्टो। अच्छा, जॉनी बेस्टो के आज भी रन नहीं है। तो मैं ये सब सोच रहा था कि जॉनी बेस्टो जो है क्या उसी बर्मिंघम की इनिंग के बेसिस पे खेलता रहा जो 378 में इसने मार दी थी और विराट के साथ बदमाशियां कर रहा था, कंधे पे हाथ मार रहा था विराट के। तो बस यही इसकी बदमाशी है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो भाई की कुछ नहीं निकल के आती। हाँ, मुंह बहुत चलता भाई का, जवाब देने में नंबर 1 है। तो मुंह से तो अच्छे खासे जवाब देते हैं जॉनी बेस्टो, लेकिन बल्ले से देखते हैं इस सीरीज में परफॉर्मेंस आती है कि नहीं, क्या कुछ चेंज करेगी इंग्लैंड की टीम, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, पिचेस जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ यार इसी तरीके की देनी चाहिए। बट क्या अगर अगले मैचेस में जाकर हमारी, जैसे इस मैच पर्टिकुलर मैच में अगर हम देखें तो बैटिंग हमें नहीं मिली थी। बैटिंग फर्स्ट ऑब्वियसली हमने ले ली थी क्योंकि हमने टॉस जीत लिया था। लेकिन अगले मैचेस में अगर इंग्लैंड जीत लेता है टॉस और उसके बाद कहीं ना कहीं वो लोग बैटिंग करते हैं और अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, बड़ा स्कोर वो खड़ा कर देते हैं 500 समथिंग का, तो वो कहीं ना कहीं फिर इंग्लैंड के लिए एडवांटेज पे चली जाएगा। लेकिन अब इस मैच में भी तो यार इंग्लैंड पे आप कह सकते हो ना कि इस मैच में भी इंग्लैंड के पास एडवांटेज तो थी ना, 200 समथिंग तो बन ही गए थे। जो रूट और वो खड़ा था, वो कौन था, वो बेन डकेट खेल ही रहा था। बेन डकेट के साथ आई थिंक क्रॉली तो आउट हो गया था, ओली पोप आया था सुबह सुबह। तो ओली पोप और ये जो थे नॉर्मल क्रिकेट भी खेलते पहले सेशन के अंदर, 100 समथिंग रन बनाते या 90 रन बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगले सेशन में आकर फिर ये एक्सीलरेट कर सकते थे। बैटिंग तो है इनके पास डीप, बेन स्टोक्स जैसा हिटर है, उसके अलावा नीचे आके हार्टली भी मार लेता है। हार्टली अभी जो भाई क्या अटैक मारा है उसने, अगर हम बात करें मार्क वुड ने, जडेजा जहां बॉल फेंक रहा था वहां पर वो बता के छक्के चौके मारे उसने। अबे इस स्ट्राइक रेट के साथ तो बाबा T20 भी नहीं खेलता जो तू टेस्ट में जडेजा को मार के चलेगा उसके होम ग्राउंड के अंदर। तो ये दिखाया है कि मार्क वुड ने यार होम ग्राउंड ही किसी का भी हो, मैं एज अ टेलेंटर मुझे किसी का खौफ नहीं है। बेसबॉल की असल ब्रांडिंग की क्रिकेट जो खेली है ना वो मार्क वुड ने खेली है यार। क्या उसने हटके ऑफ साइड की तरफ मारे हैं छक्के, भाई लपेट के रख दिया मार्क वुड ने भी आज। मार्क वुड ने तो भाई इस पूरे मैच के अंदर मजदूरी करी है कि आओ भाई शॉर्ट बॉल डालो। उसके पास एक ही बॉल थी मार्क वुड के पास। हालांकि यार उसमें आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि मतलब इतने लंबे स्पेल्स में अगर आप देखो अच्छे खासे लंबे स्पेल्स भी दिए हैं बेन स्टोक्स ने मार्क वुड को, और उनमें डेक को हिट करना और परेशान करना। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था जहाँ पर गिल और ये जायसवाल खेल रहे, तो बस गिल के लिए तो देखो हार्ड लेंथ पे कोई भी बॉल आएगी या फिर जहाँ से वो कट पुल कर सकता है तो वो तो बहुत अच्छा प्लेयर है। हल्का से वो पैर ऊपर लेकर आता है, पीछे आता है और वो गाइड कर देता है। या फिर जायसवाल ने भी जब उसको 100 हो रहा था तो एक सामने इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर जो था वो मार दिया पीछे से, तो वो लेंथ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई थी उन लोगों के लिए। बाकी इस मैच से यार इंडिया को दो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी मिली हैं कि एक तो सरफराज के रन आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कहूँगा यार कि जायसवाल तो फोड़ ही रहा है कि गिल का भी चलो 91 आ गया। गिल के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है कि यार कंसिस्टेंट नहीं रहता और एवरेज जो है वो 30 से नीचे की चली गई थी, अब थोड़ा 30 से ऊपर आई होगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रजत पाटीदार के लिए काफ़ी थोड़ा सा ये 4 इनिंग मिली है, परफॉर्मेंस नहीं आई। बट मैं समझता हूँ कि देखो रजत पाटीदार को आप 2 तरीके से आप जज करते हो, या तो आप पोटेंशियल पे जज करते हो या फिर आप जज करते हो परफॉर्मेंस पे। पोटेंशियल वाइज देखें तो पोटेंशियल तो है रजत पाटीदार के अंदर। वो 30 रन की भी जो इनिंग थी ना उसकी, वहां पर भी आपको पता चल रहा था कि उसकी फीट मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा क्विक है। ठीक है, अनलकी रहा, स्टीकर में बॉल लगी, रूल ऑन करते हुए वो रन्स खाते हुए विकेट पे जाके लग गई। लेकिन जब आप पोटेंशियल पे जज करते हो किसी प्लेयर को तो वहां पर मैं समझता हूँ कि रजत पाटीदार खड़े उतरते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस पे जब आप बात करोगे क्या रजत पाटीदार जो है परफॉर्मेंस पे खड़े उतरते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 4 इनिंग के अंदर वो रन्स तो नहीं आए कि आप कह सको कि यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी रजत पाटीदार की। हाँ, पोटेंशियल तो है रजत पाटीदार के अंदर। वो 30 रन की जब आप इनिंग खेलोगे या फिर इस फर्स्ट जो ये तीसरा मैच है इसी की फर्स्ट इनिंग में अगर आप जाकर देखोगे, जब मार्क वुड ने शुभमन गिल का आउट करा, मार्क वुड ने आउट करा यशस्वी जायसवाल को, नई बॉल को बहुत ज़्यादा तेज डाल रहे थे, प्रॉपर वो चैनल पकड़ लिया था ऑफ स्टंप के बाहर का, वहाँ से ही। और वहाँ पर जिस तरीके से रजत पाटीदार ने बॉलें छोड़ी हैं, बॉलों को आने दिया है, बल्ले को क्लोज रखा है, तो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के बैट्समैन लग रहे थे वो। बट इवेंचुअली फिर वही क्या हुआ कि ना आगे गए ना पीछे गए, और वो बॉल जो था उल्टा सा शॉट, अजीब सा शॉट खेल के आउट हो गए। इस बार फिर अगर हम देखें आगे पीछे जाने के चक्कर में ही मिड विकेट पे रेहान अहमद खड़े थे और वो हार्टली का नॉर्मल सा ही बॉल था। मतलब एट द एंड ऑफ डेज प्ले वो इस तरीके का शॉट था कि आपको कहीं ना कहीं चुभता है कि यार अब आप होटल जाते हो, सोचते हो उसके बारे में, तो वो और चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। तो वो सारी चीज़ें रजत पाटीदार के साथ रही हैं। बाकी
ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर केएल राहुल टीम में आ जाते हैं, रजत पाटीदार जो है, फिर टीम के अंदर मुझे नहीं लगता कि उनको जगह मिल पाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि अगर केएल राहुल नहीं आते तो एक मैच तो और, या फिर केएल राहुल अगर अगले दोनों मैचेस में सपोर्ट कर लो कि नहीं होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि रजत पाटीदार को अगले 2 मैचेस में चांसेस मिलने चाहिए। परफॉर्मेंस उसके अंदर से निकल के आएगी यार, उसके पास पोटेंशियल है। वो 30 साल की उम्र में आया है, तो वो पक पका के आया है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं यार, सूर्य कुमार, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, ये लोग आते ही तहलका मचा देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। कुछ लोग होते हैं जिन्हें आकर थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी जब आए थे तो उनको टाइम लगा है। आई एम श्योर कि विराट से भी बात हुई होगी इस चीज़ को लेके कि रजत पाटीदार, और बहुत सारी चीज़ों में ऑब्वियसली विराट का भी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। तो अगर मतलब, और विराट की टीम में भी खेलते हैं फ्रेंचाइज के अंदर आरसीबी की। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि रजत पाटीदार यार तो डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है, निकल के आया। थोड़े आपको चांसेस तो इंग्लैंड में देने पड़ेंगे। हर किसी को देखो, हर किसी को संजू सैमसन की तरह ट्रीट करना फेयर नहीं है। कि लोग कहते हैं कि मौके मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं, कम मिलते हैं, किसके घर पे मिलते हैं, किसकी छत पे मिलते हैं, ये कोई नहीं बताता। अबे कितने सालों में कितने मौके मिलते हैं, कितने टूट के मौके मिलते हैं, किस तरीके से क्या बात होती है प्लेयर्स, हमें तो ये भी नहीं पता। तो क्या मौके मिल रहे हैं ये पता नहीं है ना। एक प्लेयर जो है इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट संजू सैमसन के पास, क्या मौके मिलते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता। जहां मिलते हैं वो परफॉर्मेंस कर देता है। अब इतने स्केटर्ड अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी ना बैटिंग के लिए, या कोई भी आप फील्ड में हो, तो परफॉर्मेंस यार निकल के नहीं आती। रेगुलरिटी आएगी कहाँ से जब आप रेगुलर हो ही नहीं उस चीज़ में। तो वो सारी चीज़ें यार रजत पाटीदार के साथ ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि रजत पाटीदार को कम से कम भी 4-5 और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैच मिलने चाहिए। उसके बाद ही, जब यार इतना 30 साल के बंदे को आप लेके आ रहे हो, तो उसको कम से कम मौका तो दो, उसको अपॉर्चुनिटी दो। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको उस नंबर पे एग्जैक्ट, जो ऑब्वियसली केएल राहुल है, विराट कोहली है, उन्होंने तो आना ही है। लेकिन नेक्स्ट बेस्ट चॉइस जो है वो रजत पाटीदार बन सकते हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जगह इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।